हेलो एवरीवन, नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि कॉलेज लेक्चरर्स कैसे बना जाता है। कॉलेजेस में कॉलेज लेक्चरर्स कैसे बने। देखिए, कई बच्चों का सपना होता है, ड्रीम होता है कि उनको टीचिंग लाइन में जाना है। तो इसीलिए हम जो छोटे बच्चे हैं, जिनका जो भी सोच रहे हैं कि उनको टीचिंग लाइन में जाना है, तो उनके लिए एक ऑप्शन खुलता है। ऑप्शन उनको पता होना चाहिए कि कॉलेज लेक्चरर्स भी बनते हैं जो कि कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल छोटे से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें कवर करना है। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो हमारा है कि 10th क्लास तक के बच्चे, है ना। तो आपको सबसे पहले 10th क्लास कवर करनी है, 10th क्लास कंप्लीट करनी है। उसके बाद में आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करना है, यानी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, किस फील्ड में आप पढ़ाना चाहते हो। आपको बायोलॉजी पढ़ाना पसंद है, मैथ्स पढ़ाना पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बेटा पढ़ाना पसंद है, तो आप उस सब्जेक्ट स्ट्रीम को चूज करें। जैसे कि अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है ना, आपको किस में इंटरेस्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपको बेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या फिर तो आप मैथ्स लेंगे, या तो आप बायो लेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, मैथ्स लेंगे। ये साइंस के आपके ऑप्शन हैं 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर। ऐसे ही आर्ट्स हो जाती है, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको साइंस चूज करनी है या फिर आर्ट्स चूज करना है, वो आप जानते हैं, वो आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो आपको अपना फील्ड चूज करना होता है 11th क्लास के अंदर। ऑलराइट, आपको 11th कंप्लीट करना है और 12th क्लास भी कंप्लीट करना है। देन आप क्या करोगे, कॉलेज में एंटर कर जाओगे। ऑलराइट, तो कॉलेजेस में एंटर कर जाएंगे। अब कॉलेजेस के अंदर जो आपने फील्ड लिया था 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर, उसी के बेसिस पे आपको अंडर ग्रेजुएशन करनी है। क्या करनी है, आपको अंडर ग्रेजुएशन करनी है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए साइंस सब्जेक्ट था आपके पास, बायोलॉजी था, मान लीजिए आपके पास बायोलॉजी था या फिर मैथ्स था, तो दोनों ही क्या है, साइंस स्ट्रीम से आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन में बेटा आपको बीएससी करनी होती है। क्या करनी होती है, बीएससी करनी होती है। या फिर अगर आपके पास आर्ट्स होती है तो आपको बीए करनी होती है, कॉमर्स होती है तो फिर आपको बीकॉम करनी होती है। इस प्रकार से आपको अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है, जो कि 3 साल की होती है ना। एक अप्रोक्स होती है 3 इयर्स की। ओके, उसके बाद आपको जब आपकी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पर एक सवाल मन में कई बच्चों के आता है कि क्या हमें सर बीएड करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल नहीं बेटा, आपको बीएड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज लेक्चरर्स के अंदर। ओके, तो आप कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको पता नहीं होता और वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बीएड करने लग जाते हैं। तो बीएड में आपको करने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज लेक्चरर्स के अंदर। हाँ, बीएड आपको ज़रूरी है फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर्स के लिए आपको बीएड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो कॉलेज लेक्चरर्स में आपको बीएड करने की कोई नीड नहीं है। आप क्या करें, डायरेक्ट अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्या कर ले बेटा, कंप्लीट कर ले। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर से वही चीज़, जो भी आपका स्ट्रीम था, जो भी आपने सब्जेक्टिव स्ट्रीम ले रखा था, आपके पास जो भी सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको क्या करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए। मान लीजिए आपके पास साइंस था तो आपको वहाँ से एमएससी करनी होगी। आपके पास अगर बीए था तो आपको एमए करना होगा। एमएससी का मतलब है मास्टर ऑफ साइंस, बीएससी का मतलब है बैचलर ऑफ साइंस, बीए का मतलब है बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स। ऐसे ही बीकॉम का बैचलर ऑफ कॉमर्स और यहाँ पे है मास्टर ऑफ कॉमर्स। इस प्रकार से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा बेटा। अभी ये जो एग्ज़ाम है इसको हम बोलते हैं नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे एनटीए द्वारा करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, जिसको हम कौन कंडक्ट करवाता है बेटा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। अब नेट का एग्ज़ाम जो है ये नेशनल लेवल पे हो गया। ठीक है, और जब आप नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज लेक्चरर्स के लिए। यानी कि आप एलिजिबल हो कॉलेज में पढ़ाने के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हो,
यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हो। ये जो नेट का एग्ज़ाम है बेटा, ये सब्जेक्ट के बेसिस पे अलग अलग है। जैसे आपने फील्ड चूज़ किया था ना, उसके बेसिस पे अलग अलग कंडक्ट करवाने वाले बैठे हैं। जैसे कि साइंस अगर आपके पास स्ट्रीम था, तो साइंस के लिए नेट का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा? CSIR UGC नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये आपका नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। ऑलराइट, ऐसे ही आर्ट्स वाले के लिए, बीकॉम वालों के लिए, BA वालों के लिए, है ना। तो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ CSIR करवाएगा। अदर जो भी सब्जेक्ट आपके थे, जो भी आपका फील्ड होगा, वो UGC नेट कंडक्ट करवाएगा। कौन? UGC नेट। ऑलराइट, ये एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करने होते हैं। अगर आपने साइंस कर रखी है तो आपको CSIR UGC नेट क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने आर्ट्स ले रखी है तो आपको UGC नेट क्वालिफाई करना होगा। जब आप ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप एलिजिबल हो कॉलेज में पढ़ाने के लिए, कॉलेज लेक्चरर्स बनने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने क्या कहा, कॉलेज लेक्चरर्स बनने के लिए आप एलिजिबल हो। दैट मीन्स आप कॉलेज लेक्चरर्स बने नहीं हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल गई है, आपको कोई जॉब नहीं मिली है, आप सिर्फ एक एलिजिबल हुए हो पढ़ाने के लिए कॉलेजेस के अंदर। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। ऐसे ही एक एग्ज़ाम और आता है, सेट, SET, सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट के, CSIR नेट के अलावा, UGC नेट के अलावा एक एग्ज़ाम और होता है जिसे हम बोलते हैं सेट का एग्ज़ाम। इसको क्लियर करने के बाद भी आप कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो उसी के लिए एलिजिबल हो। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपने राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, क्योंकि ये सेट एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर इसको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। ऐसे ही अगर आपने चंडीगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है तो आप सिर्फ चंडीगढ़ में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, बाकी अदर स्टेट में आप नहीं पढ़ा सकते हो। लेकिन ये एग्ज़ाम्स देने के बाद आप किसी भी स्टेट में जाकर के पढ़ा सकते हो, CSIR नेट क्लियर करने के बाद और UGC नेट क्लियर करने के बाद। तो ये तो हो गया आपका नेट का एग्ज़ाम, जिसको क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है अगर आपको कॉलेज लेक्चरर्स बनना है तो। उसके बाद अब अपने पास दो चीज़ें आती है कि हमें कॉलेजेस में पढ़ाना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन कर लें, किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस को ज्वाइन कर लें। कई सारी प्राइवेट कॉलेजेस होती है जो हमें आसानी से जो है वो जॉब ऑफर कर देती है, हमें जॉब मिल सकती है। ओके, या फिर हम किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के पढ़ाना चाहें, है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हो किसी भी, तो आप इजीली वहाँ कॉलेजेस में जाएं और ज्वाइनिंग के लिए या फिर जॉब के लिए जो भी आप प्रस्ताव रखें। ऐसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है। ऑलराइट, आप ऐसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि ये है हमारे पास RU, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब आप देखेंगे तो हम यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से अप्लाई करें लेक्चरर्स के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे एक ऑप्शन आता है रिक्रूटमेंट का। ये देखिए यहाँ पे, ये है रिक्रूटमेंट का ऑप्शन। तो इस रिक्रूटमेंट पे ये क्या करते हैं, अगर इनके पास वैकेंसीज होती है तो ये वैकेंसीज को निकालते हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है बेटा, चेक करना पड़ता है कि वैकेंसीज आई है या फिर नहीं आई। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा, ऐसे ही आपके MDS यूनिवर्सिटी में भी होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक बार फिर से MDS यूनिवर्सिटी में भी दिखाता हूँ, MDSU, राइट। तो यहाँ पर जब हम MDS यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे ना, तो इसके पोर्टल पे भी अपने को रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। ऑलराइट, तो ये है आपका MDS यूनिवर्सिटी का पोर्टल। जब आप इसमें अच्छे से आपको ढूंढना, देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का रिक्रूटमेंट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जब आप अंदर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज अवेलेबल है MDS यूनिवर्सिटी में या फिर नहीं है। तो अगर आपके पास रिक्रूटमेंट में जो है
वैकेंसीज अवेलेबल है पढ़ाने के लिए, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेटा क्या कर सकते हो, आप कॉलेज लेक्चरर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, अब इसके अंदर एक जो पॉइंट सबसे बड़ा है वो ये है कि देखिए सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया होता है आपको पढ़ाने के लिए सभी का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आपने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और जो भी आएगा उसको पढ़ाने के लिए वो दे देंगे। देखिए होता क्या है कि जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, जैसे कि वो पीएचडी भी मान लेती है, ठीक है, मांगती नहीं है, बेसिकली ये क्या कर लेते हैं कि वैसे तो जो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी नेट क्वालिफाइड हैं वो पढ़ाने के लिए क्या है, एलिजिबल है कॉलेजेस के अंदर। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या क्या करते हैं ये यूनिवर्सिटी वाले कि अपने कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड कर देते हैं, जिसने पीएचडी कर रखी हो या फिर जिसने रिसर्च पेपर्स डाल रखे हों, और इंटरव्यू तो सभी के अंदर होता ही होता है। तो बस ये एक बड़ी चीज़ होती है कि पीएचडी को भी ये अप्लाई कर देते हैं, पीएचडी के एक्स्ट्रा अंक दे देते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है जिसने पीएचडी कर रखी है वो आगे निकल जाता है। ऑब्वियसली बात है यार, जिसने नेट कर रखी है, जिसने सिर्फ नेट कर रखी है और जिसने पीएचडी भी कर रखी है और जिसने रिसर्च पेपर्स भी डाल रखे हैं, तो ऑब्वियसली इस वाले बंदे के पास नॉलेज ज़्यादा होगा, तो इस ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे को लेंगे। ऐसे ही ये जेआरएफ के रैंक के बेसिस भी ले सकते हैं, है ना, तो उनको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो काफ़ी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।